देखो 2023 ही क्यों चूज किए हैं ये भी ज़रूरी है ना। 23 इसलिए चूज किए हैं कि 2024 के लिए जो एग्ज़ाम है उसमें से 2024 का जो मॉडल पेपर है जो निकलने वाला है, जो 2024 में निकलेगा, और 2024-23 के लिए जो अभी निकला था, जो कोटरमा के द्वारा निकाला गया था 2023 में, है ना, प्रोजेक्ट रेल के नाम से। ठीक है, अगर ये दोनों हम लोग कर लेंगे, क्योंकि एक मॉडल पेपर से एक साल का उसमें से 60% भी नहीं आता है एग्ज़ाम में, आएगा भी नहीं, 30 से 40% डायरेक्ट आएगा। ठीक है, अगर हम ये दोनों ही कर लेते हैं तो कम से कम अगर मैथ की बात किया जाए तो 80+ तो आराम से हो सकता है, क्योंकि पैटर्न मैथ में सेम रहेगा, है ना। मैथ का जो पैटर्न रहेगा सेम रहेगा। जैसे अगर हम बोलें कि क्वेश्चन नंबर 1 में ये सब पूछ रहा है अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में, तो वहाँ भी फाइनल एग्जाम में भी ऐसे ही पूछेगा। ठीक है, तो अगर आप 2023 और 2024 जो आने वाला है, इन दोनों का अगर मॉडल पेपर दोनों साल का, दोनों ईयर का, है ना, अगर मॉडल पेपर पूरा कर लेते हैं मैथ का, तो 90+ बोल रहा हूँ, दोनों की बात कर रहा हूँ। एक करेंगे तो 80+ आ जाएगा, लेकिन दोनों अगर कर लेते हैं तो 90+ नंबर कोई नहीं रोक सकता है मैथ में, क्योंकि पैटर्न बिल्कुल सेम ही रहेगा। ठीक है, इससे क्या होगा ना कि प्रैक्टिस भी पूरा हो जाएगा, जितना भी क्वेश्चन अलग अलग टाइप से कि कैसे कैसे आता है वो मालूम चलेगा, एक आइडिया लगेगा ना कि हम लोग होता क्या है ना, पढ़ लेते हैं, बहुत बार मालूम ही नहीं चलता कि क्वेश्चन कैसे आएगा, कहाँ से आएगा, तो ये मॉडल पेपर बताएगा, है ना, क्योंकि एग्ज़ाम में जो आने वाला है बिल्कुल वैसा ही मॉडल पेपर में रहता है, वैसा ही पैटर्न पे रहता है। मॉडल का मतलब ही क्या होता है ना, बिल्कुल वैसा ही होगा, वैसी तरह, है ना, तो उसी टाइप से आने वाला है। ठीक है, जैसे अगर हम बोलें कि अगर कोई गाड़ी बनाना है तो सीधा गाड़ी बना देगा, उसके लिए क्या चाहिए, मॉडल चाहिए ना, तो उसका एक मॉडल बनाता है ना, तो बिल्कुल यही है। तो हम लोग 2023 का भी करेंगे और 2024 जब आएगा उसमें भी करेंगे। अगर ये हम लोग दोनों कर लिए तो मैथ साइंस चाहे जो भी हो, ठीक, कम से कम फेल तो नहीं करेगा दूसरा भी सब्जेक्ट में, लेकिन मैथ में तो 90+ आ जाएगा। ईमानदारी के साथ, ऐसे नहीं समझ समझ के, रट के तो फिर नहीं आने वाला, रट के अगर करोगे फिर भी 65 से 70% आ जाएगा सिर्फ मॉडल पेपर से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, 156 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। ऑप्शन दे दिया गया है, जैसे हम लोग देखे थे कि 156 के पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। ठीक है, 2 से काटते हैं, 2 से 14, ठीक है, कितना जगह 2 × 16, फिर 2 से 2 × 6, कितना जगह 2 में 18, फिर 3 से 3 13 में, फिर 13 × 13, तो 156 बराबर क्या होना चाहिए, 2 × 2 × 3 × 13, 2 × 2 3 × 13, ये दिखना चाहिए कि नहीं। ठीक है, 3 × 13 दिखना चाहिए। अच्छा, ऑप्शन डी में दिया हुआ है 13। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे हम लोग इसके गुणनफल के रूप में, 156 का देखो ये गुणनफल के रूप में लिख दिया, है ना। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यदि a बराबर BQ + R है, जहां, अब बोला ऑप्शन ए में कि R का जो मान जो दिया ना वहां पे R होगा 0 से बड़ा या B से छोटा, क्या ये सही है। R का मान क्या होना चाहिए, B से छोटा या 0 से बड़ा, ये बिल्कुल सही है ना। यहाँ 0 या 0 से बड़ा होता है, माइनस में आता है क्या, नहीं आता, लेकिन हमेशा ऑलवेज B से छोटा ही रहता, ये बता चुके हैं। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी 7√5 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ √5 है और ये √5 को अगर निकालना चाहेंगे तो दशमलव में निकलेगा, पूर्णांक में नहीं निकलेगा। ठीक है, और जो अपरिमेय संख्या होता है और परिमेय संख्या का गुणनफल भी क्या होता है, अपरिमेय संख्या ही होता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं, प्रत्येक भाज्य संख्याओं का गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना होता है। ठीक है, क्रम के बिना होता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, केवल एक, है ना। अद्वितीय का मतलब होता है क्या, केवल एक। ठीक है, ये हम आने वाले में दिनों में डिटेल्स में बता देंगे, है ना। ये जो क्वेश्चन है अलग से हम बता देंगे। ठीक है, अभी बस आंसर लिख दीजिए, बिल्कुल समझ में नहीं आया होगा उतना, अभी तो सीधा आंसर लिख दिया ना, इसको अलग से समझाना पड़ेगा। भाज्य संख्या को पहले समझाना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद फिर अभाज्य संख्या को। तो भाज्य संख्या का जो गुणनखंड करेंगे, जैसे 6 है तो 6 का गुणनखंड क्या हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, उसके बाद क्या हो गया, 6 हो गया।
हुआ कि नहीं? ये बोल रहा है कि बिना क्रम का आने वाले, क्या बोल रहा है, अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना होता है अद्वितीय। मतलब जैसे भी लिखो आंसर वही आने वाला, सेम टू सेम आने वाला, ठीक है, इसीलिए इसको अद्वितीय बोलते हैं, एक ही है ना, बाकी बाद में समझाएंगे डिटेल्स में, ठीक है। y बराबर px का ग्राफ दिया गया है, तो बहुपद px से शून्य क्या है, तो पहले भी बोल चुके आएगा, है ना। तो क्या होगा बताइए, देखो x में देखो कितना कट रहा है, 1 2 3, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी ना, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी में 3 दिया हुआ है, ठीक है। चलिए उतार लीजिए, ठीक है। तो 6 से देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, एक्स स्क्वायर माइनस 15 के शून्य क्या है, बताओ क्या है, ऑप्शन सी। एक ट्रिक बताए थे कि एक्स स्क्वायर माइनस 15 रहे या टी स्क्वायर माइनस 3 रहे, है ना, इन सब का आंसर डायरेक्ट ट्रिक से बताए थे। क्या था इसका बताओ, है ना, एक बार प्लस रूट 15 आएगा और माइनस रूट 15 आएगा, इसमें क्या आ जाएगा बताइए, प्लस रूट 3 आएगा और माइनस रूट 3 आएगा। कैसे आया था, एक मिनट जरा देख लीजिए, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, एक तरीका अलग बताए थे, यहाँ देखो, टी स्क्वायर माइनस 3, तो टी स्क्वायर बराबर क्या जाएगा, उधर जाके 3, तो टी बराबर क्या जाएगा, अंडर रूट 3, लेकिन प्लस माइनस, ठीक है, एक बार प्लस रूट 3, एक बार माइनस रूट 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी, 6 का ऑप्शन कौन सा हो गया, सी। 7 का देखते हैं, द्विघात बहुपद दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 के शून्य का गुणनफल क्या है, क्या होता है फॉर्मूला शून्य गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा और सी बाई ए, यही ना होता है। अब ऑप्शन में तो ये दिख नहीं रहा है, मान दिया ना, तो मान उठाना पड़ेगा, तो सी का मान देखो यहाँ कितना, 2 है ना, 2 डिवाइड बाय ए का मान देखो, एक्स स्क्वायर का गुणनांक कितना, 1 है ना, तो 2/1 कितना होता है, 2, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8 जरा देखते हैं, रेखिक समीकरण युग्म a1x है ना प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, मतलब 2 समीकरण है ना, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म दे दिया गया है। मैं यदि a1 डिवाइड बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2, अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो पहला केस याद है ना, क्या था वो, अद्वितीय हल, या फिर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, एक बिंदु पर अगर प्रतिच्छेद करेगा तो एक ही ना हल रहेगा। संपाती में क्या था बताइए, हर जगह टच कर रहा था, है ना, तो अनेक हल था। और समांतर में, क्योंकि समांतर में कभी भी 2 रेखाएं टच करेगा आपस में, प्रतिच्छेद करेगा नहीं, करेगा कभी नहीं करने वाला, तो कोई हल निकलेगा, जब दोनों मिलेंगे ही नहीं तो हल कैसे निकलेगा, नहीं निकलेगा ना। अगर कुछ हल निकालना, 2 लोगों के बीच का झगड़ा या कुछ भी हुआ है, तो उसके लिए पहले उसको मिलना पड़ेगा, तभी ना उसका हल निकलेगा कि क्या बात है, नहीं है, तो दोनों आपस में कभी मिलना ही नहीं इसको, तो कभी हल निकलेगा, तो समांतर में कभी नहीं मिलता, इसका मतलब कोई भी हल नहीं निकलेगा, समझ रहे ना। तो यहाँ पे लेकिन कौन सा केस है, अद्वितीय हल, है ना, ठीक है, एक हल। क्वेश्चन नंबर 9, समीकरण दे दिया गया है 2 इसका हल पूछा है, ठीक है, तो हम लोग ऑप्शन से करेंगे, तरीका तो बहुत ही निकालने का, विलोपन विधि है ना, कहने का मतलब विलोपन, प्रतिस्थापन, वज्र गुणन विधि, उन सब से निकालते थे, तीनों हम लोग पढ़े थे, लेकिन यहाँ हम लोग ऑप्शन से करेंगे, क्योंकि ऑप्शन वाला क्वेश्चन है। देखते हैं ऑप्शन से उठाते हैं, जैसे ऑप्शन ए उठाते हैं, देखो एक्स में 4 और वाई में कितना हो गया 5, 4 5 कितना हुआ, इधर कितना है 9 14 बराबर होता है कभी, ये तो ऐसे ही बेकार हो गया। चलिए ऑप्शन बी देखते हैं, कितना है इसमें 9 और वाई में कितना है 4, 9 4 कितना हो गया 13, कभी हो सकता है 13 14 बराबर, ये भी बेकार ही है ऑप्शन। ऑप्शन सी जरा देख लेते हैं, सी में क्या दिया जरा बताइए, 9,5, देखिए 9 बिठा लिए और ये 5, 9 5 कितना हो गया 14, एक सेटिस्फाई कर दिया, लेकिन 2 समीकरण दिया था, दोनों को चेक करना होगा, एक से काम नहीं चलेगा। तो यहाँ भी देख लेते हैं, 9 - 5 कितना हो गया 4, देखो ये भी 4 बराबर 4 होता है ना, और 9 5 14 बराबर 14 होता है, इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी। तो जो भी हम लोग ऑप्शन को बिठाएंगे एक्स और वाई का मान दोनों ही समीकरणों सेटिस्फाई होना चाहिए, ऐसा नहीं एक चेक कर ली तुरंत भाग गए, हो सकता है आगे कोई ऑप्शन और भी हो जो दोनों सेटिस्फाई करता होगा, तो ऐसा ना करें, दोनों चेक कर लें, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन, सी। अच्छा क्वेश्चन नंबर 10 जरा देखिए, रेखिक समीकरण युग्म असंगत है तो आलेख की रेखाएं, असंगत समझ रहा ना, कभी संगत होगा नहीं, क्या हो जाएगा समांतर ना, क्या हो जाएगा समांतर होगी,
ठीक है, तो ऐसे याद करना है तभी याद होगा, नहीं तो भूल जाओगे। उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। निम्न में कौन द्विघात समीकरण है ना, ऑप्शन से ही चेक कर लेंगे, है ना। कौन सा ऑप्शन सी। जैसे देखे कैसे, देखो एक्स स्क्वायर इधर है, एक्स स्क्वायर कट सकता है, कट जाएगा ना, नहीं बचेगा एक्स स्क्वायर। यहाँ देखते हैं एक्स स्क्वायर एक यहाँ आएगा, यहाँ कट जाएगा, खत्म। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर कट जाएगा ना, खत्म। यहाँ पे देखिए एक एक्स स्क्वायर आएगा, इधर कोई काटने वाला है ही नहीं कि इधर आके काटेगा इसको, तो ऑप्शन सी। तो ये क्या हो गया, द्विघात समीकरण, क्योंकि एक्स स्क्वायर के फॉर्म में वो रह जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। अधिकतम जो घातांक आएगा 2, मतलब घात कितना जाएगा 2, तो क्या हो गया द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण इसके लिए मूल वास्तविक असमान भिन्न हो तो क्या होगा बताइए, वास्तविक एवं असमान हो या फिर भिन्न हो, ठीक है। तो वास्तविक के लिए क्या आता है बताइए, डी का मान तो 0 ही होना चाहिए, मतलब 0 से ज़्यादा ही होना चाहिए या 0 होना चाहिए। पर असमान के लिए क्या होता है, 0 से ज़्यादा, तो ऑप्शन सी। अगर बराबर बोलता तो डी का मान बराबर ढूंढते हैं, बराबर है ना, लेकिन वैसा नहीं बोला, क्या बोला, वास्तविक एवं असमान बोला, ठीक है। 3 केस पढ़े हैं। डी का मान क्या था, वास्तविक एवं असमान, उसके लिए डी ग्रेटर देन 0, वास्तविक एवं समान डी बराबर 0। उसके बाद क्या था, कोई भी वास्तविक मूल नहीं होंगे, है ना, उसमें क्या देते, या अवास्तविक या उसी का नाम काल्पनिक। उसके लिए क्या था बता, डी लेस देन 0, मतलब 0 से कम, मतलब माइनस। 13 का ऑप्शन जरा बता दीजिए, विविक्त कर होगा कौन सा, ऑप्शन ए। यदि विविक्त कर डी लेस देन 0 हो तो इनमें से कौन क्या होगा, कौन सा बताइए, ऑप्शन 0, मतलब अवास्तविक, उसी को बोलते हैं काल्पनिक। निम्न में से कौन एपी है, एपी बता सकते हैं। देखो अंतर समान होना चाहिए, देखिए 4 में 2 गया 2 बचेगा और 8 में 4 गया 4, तो समान है क्या, नहीं है। यहां जरा देखते हैं, देखिए -1 और ये घटाएंगे इसको भी, -1 -2 हुआ। चलिए देखिए -3 और माइनस किसको घटाएंगे, -1 को, उसी को ना घटाएंगे। देखो -3, कोई दिक्कत यहाँ नहीं, दिक्कत नहीं है ना, फॉर्मूला माइनस रहेगा, ठीक है। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो -3 में प्लस 1 गया -2, अभी तक सही है। अब और एक चेक करेंगे जो दिया गया है, -5, फिर माइनस घटाना है, नेक्स्ट पद माइनस पिछला पद उसका, है ना, ठीक है। तो कौन सा है बताओ, -5 माइनस क्या है, -3, तो -5 माइनस माइनस, तो 5 में गया 3 कितना हो जाएगा 2, बड़ी संख्या का -6। देखो सबका सेम आएगा नहीं अंतर, तो यही तो सार्वअंतर कहलाता था। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी, है ना। सबका जो अंतर है, ठीक है, वो कितना चाहिए, सेम आना चाहिए, समान अंतर, उसी का नाम था सार्वअंतर। सार्वअंतर हम लोग कहाँ देखते थे, जब एपी था तब निकालते थे, याद है ना, डी। तो ऑप्शन बी 16 का जरा देखिए क्या होगा बताइए, क्या क्या पूछा है, कर्मशः, मतलब सबसे पहले ए ही बोलेगा, प्रथम पद, है ना, के लिए कर्मशः पद ए, ठीक है, क्या है वो, ए। कितना दिया जरा बता दीजिए, कितना निकलेगा, कर्मशः प्रथम पद, है ना, कर्मशः प्रथम पद ए, है ना, और सार्वअंतर डी क्या है, तो प्रथम पद तो पहला आला कितना है, 3/2, और सार्वअंतर मतलब डी क्या करेंगे, 1/2 -3/, ऐसे ही लिखेंगे। तो 2 और 2 कैल्शियम 2, है ना, 1 -3 कितना जाएगा, -2/1 में 3 गया -2 ना, 2 1 2 मतलब -1। कौन सा ऑप्शन, तो डी का मान है -1। ऑप्शन कौन सा है, बी है ना, बी है। 3/2 और -1 किस में है, लगातार होना चाहिए, पहले ए होना चाहिए बाद में डी, उलट भी मत देना, उलटना भी नहीं है, फिर भी गलत हो जाएगा अगर उलटने से भी, है ना, ठीक है। तो उतारिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया, 10 से 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं, कितने गुणज हैं, कहने का मतलब 10 और 250 के, मतलब देखो 10 के बाद कोई संख्या बताओ जो 4 का गुणज हो, 12 है कि नहीं, 11 तो नहीं, 12 से स्टार्ट होगा ना, तो ये 12 फिर 16 फिर 20, कहाँ तक जाएगा खुद बताइए, क्योंकि लास्ट है 250, क्या 250 4 का गुणज, उसके बीच में देखो 249 है, वो होगा नहीं, 248,
48, यही लास्ट संख्या है कि नहीं? अंतिम पद तो यही ना होगा। खुद सोचो कि 4 के गुणज में देखो, ये 4 4 6 के 24, 4 3 8, 249 होगा क्या? नहीं होगा ना, इकाई अंक 9 है, थोड़े वो कटेगा 4 से, पर ये 8 है, 4 दूनी 8, ये कट जाएगा, है ना। इसका मतलब जो फर्स्ट टर्म है वो कितना हो गया? 12। डी यहाँ से कितना निकाल सकते हैं? 16 माइनस 12 कितना जाएगा? 4 4 4 ना बढ़ रहा है तो 4 ही होगा। और यहाँ पे जो अंतिम पद दे दिया गया है इसको an बोल दिए। an कितना दे दिया? 248। हम लोग को क्या निकालना है? कितने गुणज है, तो ये संख्या ही बोल रहा है 1 2 3 4 5, जैसे गिन के बताए कि 248 तक कितना होगा, वही बोल रहा है। तो बहुत तरीका, तो इसमें से एक ये भी है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान कितना है बताइए? 248 बराबर a कितना है? ये जरा देखिए 12 है ना, 12 प्लस n तो निकालना हमें, तो संख्या मालूम चल जाएगा। डी का मान कितना है? 4 है ना, तो 248 और 12 को इधर ले आओ, 248 माइनस 12 कितना हो जाएगा बताइए? 236 होगा ना। बराबर देखो 4 से गुना कीजिए, 4 गुना n 4 n माइनस 4, देखो माइनस 4 को इधर ले आओ तो कितना हो जाएगा? 240 होगा ना, माइनस इधर के प्लस ना, और ये 4n, तो n बराबर क्या हो जाएगा? 240 डिवाइड बाई, ये गुना उधर जगह भाग हो जाएगा, 4 तो 4 6 के 24, 6 0 60 ना, तो कितने गुना जो है टोटल? 60। ठीक है, कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी। इसे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। आकृति में डी समांतर बीसी हो, डी समांतर, ठीक है, डी समांतर बीसी हो तथा एडी बराबर कितना है? 3 सेंटीमीटर। एडी कितना है? 3 सेंटीमीटर। बीडी कितना है? 1.5 सेंटीमीटर। बीडी 1.5 है ना, ठीक है। और क्या दिया हुआ? ईसी दिया हुआ। ईसी कितना है? 1 सेंटीमीटर। हम लोग को ए निकालने बोला होगा तो ए निकालने बोला है ना। ये कितना होगा? तो याद है ना, पर में 6.1 थेल्स पर में है ना, वो क्या बोलता है? ए डी डिवाइड बाई डी बी, ए बटे कितना हो जाएगा? ए ई सी ना। अब देखिए बिठाते हैं, ए डी का मान कितना है? 3 डिवाइड बाई डी बी कितना है? डी बी 1.5 डिवाइड बाई ए कितना है? कुछ नहीं है, वही तो निकालना है, डिवाइड बाई ई सी कितना है? 1 कितना है? देखो बनाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट हो सकता है। देखो 1.5 दूनी 3, तो देखो 1.5 दूनी 3, इधर कितना आ गया? 2 बायां तरफ, तो दायां तरफ भी कितना आना चाहिए? 2, बीच में बराबर है ना, तो जब इधर 2 तो इधर भी 2। अब हमको ये पता करना कि वो ए का वैल्यू क्या होगा जिसमें से इधर 2 आ जाएगा। 2 ही ना बिठाएंगे, 2/1 तो 2 ही ना होगा, तो ए का मान कितना हो जाएगा बताइए? 2। दिक्कत हो रहा, क्रॉस गुना कर लीजिए। अगर दिक्कत हो ना तो क्रॉस गुना कर सकते हैं। क्रॉस देखो ए गुना 1.5 कितना हो गया? 1.5 ए बराबर 3 गुना 1 कितना हो गया? 3, तो ए बराबर कितना हो गया? 3 डिवाइड बाई 1.5, 1.5 दूनी 3, ठीक है। ये 1.5 है ना, 1.5 कर दो तो 1.5 दूनी 3, तो 2 हो गया ना ये, तो कितना गया? 2 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19, त्रिभुज का ये चैप्टर है, यहाँ थोड़ा दिक्कत हो सकता है, ठीक है। देखते हैं त्रिभुज, देखो ए बी सी और बी डी 2 समबाहु त्रिभुज है। 2 क्या है? समबाहु त्रिभुज है। इस प्रकार है कि डी भुजा बी सी का मध्य बिंदु है। मान लेते 2 समबाहु त्रिभुज है, एक त्रिभुज ले लेते हैं समबाहु त्रिभुज ए बी सी, वही बोला है, और बी सी के मध्य में एक भुजा दे दिया, सॉरी एक दे दिया पॉइंट, कौन सा है? ये डी है। बी सी का क्या है? ये मध्य है ना, बिल्कुल बीच में है, मतलब ये बी डी बराबर क्या है? सी डी। तो यहाँ से अगर एक खींचेंगे भुजा और इसका नाम क्या दे दिए? ई, तो देखो ए बी सी बड़ा वाला दिख रहा है ना, और एक देखो बी डी ई, वही ना बोला था। और इन दोनों में एक चीज बोला था कि डी क्या है? मध्य बिंदु है किसका? बी सी का। देखो 2 समबाहु त्रिभुज बना कि नहीं। अब हमें क्या निकालना है कि त्रिभुज ए बी सी है ना, और बी डी के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या दिया, तो मतलब एरिया त्रिभुज ए बी सी डिवाइड बाय एरिया त्रिभुज क्या लिखेंगे? बी डी ए। ये इसका अनुपात निकालना है। तो अनुपात से सबसे पहले हम लोग दिमाग क्या लगाते हैं बताओ? 6.6।
पर में 6.6, ठीक है। वो क्या बोलता है बताइए कि यदि दो त्रिभुज समबाहु हो, सॉरी अगर दो त्रिभुज क्या हो बताइए, समरूप हो, क्या हो, समरूप हो, तो उस केस में हम लोग क्या लिखते हैं, दोनों के क्षेत्रफलों के अनुपात उसके संगत भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है, अनुपात के वर्गों के बराबर, ठीक है। अब ये हम कैसे बोल सकते हैं कि ये समरूप है, बोला तो नहीं है ना, लेकिन आप सोचिए जरा कि दो समबाहु त्रिभुज बोला है, क्या है, समबाहु त्रिभुज। हम क्या बोलते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं कि नहीं, सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं कि नहीं। तो इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज भी क्या होगा, समरूप ही होगा। जब समरूप है तो हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं 6.6 से, बिल्कुल लगा सकते हैं। तो देखो ये बड़ी भुजा, उसका भुजा ए भी ले लेते हैं, और इसमें कोई ले लेते हैं, बी डी ले लेते हैं, संगत भुजा है ना, इसका क्या स्क्वायर है ना, भुजाओं के अनुपात के वर्गों के बराबर होता है, ठीक है। अब जरा देखते हैं ए बी, अच्छा इस ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, बी सी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, बी सी के बराबर है ना, क्योंकि समबाहु त्रिभुज क्या होता है, सभी भुजाएं बराबर होता है। तो देखो ए बी, बी सी, ए सी या सी ए बराबर है कि नहीं, तो ये ए बी और बी सी क्या है, बराबर है, ठीक है। तो ए बी की जगह 20 लिख दिए, क्यों लिख दिए अभी मालूम चलेगा। बी डी, देखो बी डी लिख दिए, इसका होल स्क्वायर। जरा ये बताइए कि बी सी, ये जो बी सी दिख रहा ना, ये बी डी और बी डी लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये डी बिल्कुल बीच में है, तो बी डी बराबर डी सी है कि नहीं, तो बी डी बराबर बी डी प्लस बी डी ही लिख देंगे, कोई दिक्कत। फिर से सुनो, हम ये बोलना चाह रहे हैं कि ये बी सी पूरा क्या है, उसके बीच में एक बिल्कुल मध्य बिंदु है डी, तो ये बी डी बराबर डी सी है कि नहीं। हमको अगर पूरा बी सी को लिखना रहेगा तो कैसे लिखेंगे, मतलब बी सी को कैसे लिखेंगे, बी डी प्लस डी सी, ऐसे नहीं लिखेंगे। अब हमको बी डी और इस डी सी को कन्वर्ट करना है बी डी में, तो देखो डी सी बराबर बी डी लिख सकते हैं ना, तो देखो यहाँ बी डी लिख दिए, तो क्या को बी डी, दो बी डी है ना, तो बी सी की जगह पे क्या बिठा दें, दो बी डी बाई 2 बी डी डिवाइड बाई बी डी का होल स्क्वायर, बी डी खत्म, 2 का स्क्वायर 4 ऊपर में और नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है, 1 का स्क्वायर 1, तो 4 अनुपात 1, कौन सा ऑप्शन, सी। तो काफी बेसिक दे दिया था, ठीक है, उतार लीजिए। है ना। 20 नंबर का क्या हो जाएगा, त्रिभुज एबीसी में यदि ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर है तो कौन सा कोण 90 डिग्री होगा। अच्छा, ये सेटिस्फाई कर रहा है किसको, पाइथागोरस प्रमेय को, है ना। समकोण त्रिभुज होगा, ठीक है, तो कौन सा कोण 90 डिग्री होगा। तो हम लोग कर्ण को देखेंगे, जैसे जो शेष 2 भुजा उसको भूल जाइए, एक भुजा को देखिए, है ना, जो अकेले रहता है उसमें क्या गायब है, मिसिंग है, बी मिसिंग है, तो बी का ही मान 90 डिग्री होगा, वही पूछा था। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, बिंदु P x, y की मूल बिंदु से दूरी निम्न में से क्या होगा। मूल बिंदु समझते हो, 0,0, किससे बोला, x, y से, किससे बोला, 0,0, याद है, x1 y1 x2 y2 क्या होता है, दूरी बराबर x2 माइनस x1 का y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना जाना देखिए 0 माइनस x1 है x, y2 कितना है 0 माइनस y1 कितना है y का होल स्क्वायर अंडर रूट, तो कोई 0 माइनस x होगा, और माइनस x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर, स्क्वायर में तो हमेशा प्लस हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा y स्क्वायर अंडर रूट। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन डी, है कि नहीं। देखिए यहाँ यदि विभाजन बिंदु मध्य बिंदु है, विभाजन ला कौन सा देखते हैं, अगर a है ये b है, विभाजन सूत्र हम लोग पढ़े थे, एक बिंदु आता है विभाजन के लिए जिसको हम लोग क्या माने थे, P। अब यहाँ बोल दिया गया कि विभाजन बिंदु जो P है ना, ये बिल्कुल मध्य बिंदु है। जब मध्य बिंदु है तो ये दोनों आपस में बराबर होगा ना, जब बराबर होगा तो कौन सा बराबर दिख रहा है, ये तो अलग अलग है, ये 2 है, 1 है, कौन सा है, ऑप्शन वही तो 1:1 है ना, 1:1। ऑप्शन सी 23 का आंसर देखते हैं। tan 45 का मान होता है 1, तो देखते हैं 1 माइनस यहाँ पे 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 1
प्लस 1045 1 और इसका स्क्वायर दिया है, तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 2, तो 1 में 1 गया 0, 0 बटे 2 कितना हो जाएगा 0, कितना हो जाएगा 0। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए में है ना, नहीं ए में नहीं है, रुकिए ऊपर वाला है ना, ठीक है 0 कहाँ पे है, ऑप्शन डी में, ठीक है। तो 23 का कौन सा हो गया ऑप्शन डी होगा, 0 आंसर आएगा। 1045 का मान बिठाना पड़ेगा, 1045 कितना होता है 1 होता है, 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 माइनस 1 0, नीचे कुछ भी रहे संख्या 0 ही ना होगा। ये कितना होगा साइन 18 डिवाइड बाई कॉस 72, एक बार जोड़ लीजिएगा 72 18 कितना हो गया 90। यदि ये 90 है और ये साइन कॉस है तो उसका मान कितना आने वाला है 1 ही आने वाला है। बता दिए, कोई एक चेंज कर लो, साइन 90 माइनस 18 है, 18 है, 18 लग कितना घटाएंगे 72 से ना, नीचे लाने तो सेम, तो साइन 90 माइनस ये क्या होता है कॉस ए होता है, कॉस 72 डिग्री और नीचे भी कॉस 70, सेम सेम कटा, कितना आ गया आंसर 1। कौन सा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा, है ना। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए किसी एक को चेंज कर लीजिए 90 माइनस में, आंसर आ जाएगा। और ये भी बताएं कि बटेला में जनरली एक ही आंसर आता है, ठीक है, बाकी माइनस वाला में 0 आता है, ये बटे वाला था। देखिए यहाँ पे यदि tan a बराबर 4/3, मतलब tan क्या होता है p बाई बी होता है ना, तो p बाई बी, यहाँ से p का मान कितना चल गया मालूम 4 और b का मान 3, h का मान कितना होना चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, ये तो पाइथागोरस को क्या करता है फॉलो करता है कि नहीं, पाइथागोरस प्रमेय को, 3 भुजा, तो पाइथागोरस त्रिक को बताता है ये पाइथागोरस प्रमेय, है ना। तो अब देखिए यहाँ पे समकोण त्रिभुज में क्या होता है पाइथागोरस त्रिक होता है, ये 4 है ये 3 है और h कर्ण सबसे बड़ी भुजा है, तो कितना होना चाहिए, देखो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 16 9 25, तो ये भी स्क्वायर करके 25 आना चाहिए, तो किसका स्क्वायर 5 का, तो कितना आ जाएगा ये 5। अब हमें जो निकालना है क्या निकालना है साइन ए, साइन ए क्या होता है p बटे, p का मान कितना है 4 है और h का मान कितना है 5 निकला, 4/5। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी, ठीक है ऑप्शन बी उतार लीजिए। क्या बोला, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु मतलब एक बॉटम बिंदु, देखो एक कोई भूमि के एक बिंदु ले लिया और मीनार का बॉटम पॉइंट ले लिए एकदम नीचे वाला, मान लेते ये मीनार है, इसके बीच की दूरी कितना दे दिया 30 मीटर, कितना दे दिया 30 मीटर दे दिया, ठीक है। अब बोल रहा है कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, यहाँ से जो शिखर टॉप है ना मीनार का, वहाँ से जो उन्नयन कोण है वो कितना डिग्री का है 60 डिग्री है, ठीक है। अब इसको ए बी सी मान लेते हैं, ये 90 डिग्री है, समकोण त्रिभुज दिख रहा है ना। क्या निकालने बोल रहा है देख लेते हैं, मीनार की ऊंचाई, ये मीनार है ना, तो यही एच निकालने बोल रहा है। अच्छा ये भुजा मालूम, ये नहीं मालूम, ये निकालना था, इस भुजा और इस भुजा का यूज करेंगे, कौन कौन सा मालूम है, ये 60 डिग्री, ठीक है। तो देखते हैं 60 के अनुसार ये P और ये B होता है ना, तो P बाई बी किस में आता है 10 60 डिग्री के बराबर क्या होता है बताइए, P बाई बी, P मतलब H और B मीन्स 30, तो H इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 60 डिग्री इंटू 30, 10 60 का मान कितना होता है मालूम है, 10 60 का मान √3, चलिए √3 होता है इंटू ये 30 मीन्स 30√3 मीटर, है ना। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी, ठीक है। एक बार चेक कर लीजिए अगर भूल जाएंगे तो, 10 60 डिग्री क्या होता है, 10 होता है साइन बटे कॉस होता है, साइन 60 होता है √3/2 इंटू कॉस 60 होता है 1/2, 2 खत्म, √3 बचा, √3 ही होगा, है ना, सही है। तो ऑप्शन कौन सा हो गया बी। याद है त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका क्यू कोण समकोण है, मान लेते हैं त्रिभुज है जिसका क्यू कोण क्या है समकोण है, तो जहाँ समकोण 90 डिग्री वहाँ क्यू लिख लिया, बाकी दो पी क्यू आर कहीं भी लिखो, पी और आर को, तो पी और आर यहाँ लिख दिया,
अब कोई क्या क्या दिया है, पी क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर दिया, पी क्यू कितना दे दिया 3 सेंटीमीटर, पी आर कितना दिया, पी आर ये है कितना दे दिया, क्या पूछा है, कौन क्यू पी आर, क्यू पी आर ये ना कौन पूछा है, ये कौन पूछा है ना। अच्छा इसके लिए हमको इस कौन को निकालना है, ठीक है। तो क्या क्या यूज कर सकते हैं, साइन कोस थीटा में, साइन कोस टेन में, जैसे जरा देखते हैं, साइन अगर यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो साइन पी बटे एच, पी को मालूम ही नहीं। कॉस अगर यूज करेंगे, कॉस क्या था, कॉस बी बटे एच, तो अगर कॉस करेंगे यूज, कॉस पी, पी मतलब क्या, कौन क्यू पी आर, फिलहाल यहाँ पी लेते हैं, बराबर क्या था, कॉस बी बटे एच होता है ना, तो सामने वाला पी होता है, ये तो खत्म हो गया, बी कौन बचा, ये पी क्यू, एच क्या है, पी आर। 90 के अपोजिट वाला ऑलवेज कर्ण होता है, सबसे बड़ी भुजा है ना, उसी को एच बोल रहे हैं, ये तो एच यही होगा, कौन सा एच है ये, है ना, हाइपोटेनियस वाला कर्ण जिसको बोलते हैं। देखते हैं यहाँ पे कॉस पी इजकल टू पी क्यू कितना है 3, पी आर कितना है 6, 3 दूनी 6, तो कॉस पी बराबर 1/2, कॉस का कितना डिग्री पे 1/2 आता है मान, बता दिए, कॉस किस पे 60 डिग्री पे आता है ना, इसीलिए P का मान कितना हो गया 60 डिग्री, मतलब ये P क्या है, कॉन क्यू पी आर, वही ना है, वही ना है, क्यू पी आर वही ना, P है, कितना है 60 डिग्री, क्या हो गया ये 60 डिग्री, है ना, 60 डिग्री दिया। ऑप्शन जो दे दिया ये ऑप्शन बी में दिया हुआ है, बी नहीं दिया, रुकिए बता रहा है, सी, ए में 30 है, ऑप्शन सी है ये, है ना, ऑप्शन सी दे दिया है 60 डिग्री, ऑप्शन ए में दिया था 30 डिग्री, ऑप्शन बी 45 डिग्री, ऑप्शन सी 60 डिग्री, और ऑप्शन डी दिया 90 डिग्री। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन, ठीक है, उतार लीजिए इसको। तो एक वृत्त की कितनी आसपास समांतर आसपास रेखाएं हो सकती है, 2 ना, 2। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर आसपास रेखा, चलिए एक वृत्त बना लेते हैं, एक बिंदु Q, कहीं Q है बाहर में, इससे स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है 24 सेंटीमीटर दिया ना, स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, तथा Q की केंद्र से दूरी, केंद्र यहाँ है ना, कितना दे दिया है 25 सेंटीमीटर दिया हुआ, क्या बोला वृत्त की त्रिज्या, तो ये त्रिज्या है कि नहीं, ये R दिया हुआ, अच्छा ये 90 डिग्री होगा, है ना। अच्छा समकोण त्रिभुज हुआ कि नहीं, समकोण त्रिभुज हुआ, सबसे बढ़िया भुजा कौन सा होगा, ये विपरीत वाला 25 का स्क्वायर कितना होता है, बाकी ये और ये मिलके 625 आएगा कि नहीं, ये 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, और कितना बचा 49, मतलब किसका स्क्वायर 7 का स्क्वायर, टोटल 625 हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि ये पाइथागोरस त्रिक से हम लोग किए, है ना, एक 25 एक 24, और क्या होगा तीसरा 7 होगा, तो क्या होगा ऑप्शन 7। बाकी कैसे बना सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से भी बना सकते हैं, है ना, वहाँ से भी आ जाएगा। यदि एक बिंदु P से ले लिया है ना, O केंद्र वाले किसी वृत्त पर, एक वृत्त है O केंद्र वाले, PA और PB स्पर्श रेखा है, देखिए P से PA और PB स्पर्श रेखा है ना, तो पर परस्पर 80 डिग्री पे झुकी है, देखो 80 डिग्री पे झुकी है ये दोनों, है ना, 80 डिग्री पे, पूरा 80 है ये, ठीक है, कौन पर झुकी है, तो कौन POA बराबर है, क्या पूछा है POA, ये वाला पूछा है, इस साइड ला, इस केंद्र का। अच्छा ये पूरा 80 था, ये निकालने के बाद मालूम चलता है कि ये 40 से आधा वाला है ना, इधर का क्या है 40 हो गया, तो देखिए एक त्रिभुज बन रहा है,
त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना था 180 डिग्री। ये 90 तो मालूम है ना हम लोग को पर में से, ये लंब होता है ना त्रिज्या इस पर स्पर्श बिंदु पर, है ना। तो ये 90 डिग्री और 40 कितना, 90 और 40 130, और कितना बचा 50 बचा ना 180 में। कौन सा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 31, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, है ना। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है बताइए, थीटा डिवाइड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, है ना। क्षेत्रफल है ना पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना दिया 60 डिग्री, 60 डिग्री। 360 इंटू पाई का मान कितना था 22 बटे, और आर स्क्वायर, आर का मान कितना था 6, तो 6 गुना 6, तो कटे कुछ 1 0 1 0 खत्म, 6 छक्के 36 हो गया ना, कट गया ना। ये 6 और ये 6 खत्म हो गया, और क्या बचा, कुछ कटेगा और नहीं कटेगा ना। तो 22 छक्के कितना था 132 होता है, डिवाइड बाई 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन बी। त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण पी डिग्री है। क्या होता है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यही होता है क्षेत्रफल ना, ठीक है। ठीक है, अब देखते हैं थीटा का मान इसमें क्या दे दिया पी, ठीक है, बाई 360 इंटू पाई आर, यही होगा ना। थीटा क्या दे दिया कौन पी डिग्री है बोल रहा है ना, तो ये पी डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन चेक करते हैं, पी डिवाइड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, नहीं है, नहीं है। पाई आर स्क्वायर खाली चेक कर लेते हैं, यहाँ भी है देखो पाई आर स्क्वायर, पी बाई 360 है, नहीं है। पाई आर स्क्वायर और कहीं है, नहीं है, कोई बात नहीं। अच्छा क्या किया देखो, ऑप्शन नहीं मिल रहा। यहाँ पे यार देखिए 2 से गुना कर दिया है और 2 से भाग कर दिया है, तो 2 गुना 360 कितना होता है 720, और 2 पाई आर स्क्वायर तो मिल ही जाएगा। कौन सा ऑप्शन डी। तो डायरेक्ट नहीं दिया था ना, ऊपर नीचे गुना और भाग कर दिया, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, 2 वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। R1 कितना दे दिया 8 सेंटीमीटर, और एक वृत्त है उसका त्रिज्या कितना दे दिया, उसको R2 मान लेते, कितना है 6 सेंटीमीटर। बोला उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। एक और वृत्त है उसको R3 मान लेते हैं, उसकी त्रिज्या ज्ञात करने बोल रहा है। तो वो बोल रहा है कि जिसका क्षेत्रफल इन दोनों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। तो जो सबसे बड़ी वृत्त है ना, मान लो क्या था क्षेत्रफल पाई आर, सबसे बड़ी जो वृत्त है उसका क्षेत्रफल इन दोनों के योग के बराबर होता है क्षेत्रफल का, तो पाई आर स्क्वायर जोड़ पाई आर स्क्वायर, कुछ अंतर होना चाहिए ना। छोटा वाला कौन है 1 और 2 त्रिज्या, और बड़ा वाला हम क्या मान लिए 3। देखो पाई 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 खत्म हुआ कि नहीं, तो R3 का स्क्वायर बराबर क्या जाएगा, देखो R1 कितना दे दिया 8 के स्क्वायर 64, प्लस R2 कितना दे दिया 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, तो R3 का स्क्वायर बराबर कितना 36 और 64 कितना हो गया 100 ना। तो R3 इजकल टू रूट अंडर 100 मीन्स 10, वही 10 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी है ना, ये 10 सेंटीमीटर आंसर आ गया। बोला तो जो तीसरा जो वृत्त है उसका जो क्षेत्रफल है बाकी जो 2 वृत्त दिया गया है उसके क्षेत्रफलों के योग के बराबर होता है, तो इसीलिए जोड़ के दिखा दिया था। चौंतीस नंबर क्वेश्चन है, सबसे बड़े बांस की लंबाई बताइए जो एक 12 मीटर लंबे 9 मीटर चौड़े और 8 मीटर ऊंचे कमरे में रखी जा सकती है। इसी रूम में जो पढ़ा रहे हैं इसी को मान लीजिए, है ना। सबसे बड़े बांस की लंबाई बोल रहा है, कैसे रखेंगे, इस कॉर्नर में और उस कॉर्नर में रखेंगे ना, विकर्ण याद है ना, उसका जो फॉर्मूला था क्या था क्लास 9 में बता चुके हैं, √L² प्लस B² प्लस H²। L कितना दिया है 12 का स्क्वायर 144 प्लस 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81, 8 के स्क्वायर 64, कितना हो गया 144 और 64, टोटल को अगर जोड़ देंगे ठीक है ना, 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144, 9 का स्क्वायर 81, ठीक है, और 64 कितना हो गया, 3 को ऐड कर देंगे तो 144 81 64, 4 4 8 और 1 9, 8 6 14 4 कितना हो गया 18, 289 कितना हो गया
किसका होता है, इसका वर्गमूल क्या होता है 17 होता है ना, 16 का 256, 17 का 289, कौन सा ऑप्शन बी होगा कि नहीं, ऑप्शन बी हो जाएगा। अच्छा 7 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले लंबवृत्तीय बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है बताइए, पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर मतलब 7 गुना 7 और एच का मान कितना दे दिया है 5, 7 7 खत्म है ना, 5 7 35 है ना, 5 10, कौन सा ऑप्शन में 0 है, इसमें भी है इसमें 0 है ना, करना पड़ेगा ना, देखते हैं 22 पंजे कितना होता है 770 होगा ना, 5 10 5 10 और कितना हो गया 1 11 गुना 7 7 0 0 7 के साथ 770 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, ये थोड़ा है क्वेश्चन है भी है ना। क्वेश्चन नंबर 26 समझते हैं कि क्रमशः 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले धातु के 3 ठोस गोला है ना, और इन तीनों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बना दे रहा है। तो जितना मटेरियल पहले था, जितना आयतन था तीनों का मिला के, उतना ही तो आयतन होगा किसका बड़ा गोला का, क्योंकि इन तीनों से ही नहीं मिला है बड़ा गोला को, एक चीज़ तो कंफर्म है ना। तो इन तीनों का जो आयतन है वो मिला के, जैसे पहला कर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है ना, 4/3 पाई पहला को R1 मान लेते हैं, R2 मान लेते हैं, तीसरा को मान लेते हैं 4/3 पाई आर क्यूब, तीसरा है ना, ये होता है। देखो पहला त्रिज्या के लिए कि 3 गोला ना, 1 2 3 गोला, ये तीनों को मिला के ही बना रहा है एक बड़ा गोला बना रहा है ना। तो ये जो तीनों है, जितना आयतन तीनों का रहेगा उतना ही आयतन एक बड़ा गोला का होगा, 3 का क्या होगा बराबर हो जाएगा। तो 4/3 पाई आर क्यूब, लेकिन कौन सा बड़ा गोला का मान लेते हैं, चलिए R4, ठीक है, या कैपिटल R मान लेते हैं। तो देखिए 4/3 पाई 4/3 पाई 4/3 पाई दोनों साइड से है, कॉमन निकालेंगे कट जाएगा, क्या बचेगा R1 का क्यूब, R1 कितना है 6 है ना, यही है ना 6 मान लेते हैं, 6 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब क्या है बताइए 8 का क्यूब और प्लस R3 क्या है 10 का क्यूब बराबर R का क्यूब उधर है। 6 का क्यूब कितना 216 होता है ना, 6 6 36, 36 6 कितना हो जाता है 216 है ना, देख लेते हैं 6 18 और कितना हो जाएगा 3 216 प्लस 8 का क्यूब कितना होता है 512 प्लस 10 का क्यूब 1000 बराबर R का क्यूब, 1000 और 500 1500 और 200 कितना हो गया 1700 है ना, 17 से कितना 16 और 12 28, 1728 R का क्यूब। इसका मतलब R बराबर क्या हो जाएगा घनमूल हो जाएगा, 3 आएगा ना यहाँ पे घनमूल है, 1728 का घनमूल कितना हो जाएगा है ना। ऑप्शन से मालूम कर लेते हैं, इकाई 28 8 है ना, तो इससे मान लो अगर ये निकालेंगे तो 14 गुना 14 गुना 14 4 4 16 है ना, फिर 4 4 16, देखिए 4 4 16 6 आएगा ना, फिर 4 6 24 4 इकाई अंक, ये आ सकता है ये भी आ सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो 14 का होगा, देखिए 14 गुना 14 कितना, तो 196 होता है ना, और फिर कितना गुना कर देंगे 14 से कितना हो जाएगा जरा बता दीजिए, 4 6 24 का 4, ये होगा क्या नहीं होगा ना। चलिए 1728 किसका घन होता है बताइए जरा, 8 किसका होता है 12 12 12 में 144, हाँ इससे हो जाएगा। देखिए 2 चौका 8 2 चौका 8 2 1 2 1 4 4 1 4 4 1 1 1 8 8 4 12 4 1 5 कितना हो गया 4 2 6 हो गया ना, 6 और 1 7 हो गया, 1728 किसका हो जाएगा, इसका मतलब 12 का, किसका हो जाएगा 12 घनमूल है ना। तो यहाँ पे 12 गुना 12 गुना 12 3 बार आएगा, वही संख्या बाहर निकलेगा है ना, तो इसका क्या हो गया आंसर 12 हो गया है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा समझने लायक था कि 3 गोला को, छोटा छोटा गोला था उसको पिघला दिया और एक बड़ा गोला बना दिया। तो जो हम लोग 3 गोला यूज किए उसी से ना बनाए उसको बड़ा गोला को, तो दोनों का आयतन तो समान रहेगा ना, जगह तो सेम लगेगा ना, आयतन समान रहेगा, तो दोनों का जो आयतन समान कर लिए, तीनों को जोड़ दिए और बड़ा वाला का बराबर था। ठीक है बता लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 37, माध्य दिया है 60, माध्यिका दिया 50 और बहुलक ज्ञात करना है। एक फॉर्मूला होता है बहुलक बराबर 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य, 3 इंटू माध्यिका कितना दे दिया है 50 माइनस 2 इंटू माध्यिका कितना दे दिया है 60, 150 माइनस 120 कितना आ गया 30 ना, 30 ना, 150 में गया कितना 120, 30 बचा। ऑप्शन बी किस प्रकार का त्वरण है, से अधिक प्रकार का, ऑप्शन बी 38 का ऑप्शन बी हो जाएगा। 39 का जो होगा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। क्या होता है प्रायिकता, जीरो रेख के बीच में होती है, 2/3 जीरो रेख के बीच में, माइनस 1.5 है क्या, नहीं, उस लिमिट से बाहर हो गया। 15% हाँ प्रतिशत में है ये, क्योंकि ये 0.15 है, प्रतिशत में करेंगे तो 15% आ जाएगा। देखिए जीरो रेख के बीच में है कि नहीं, 0.7 तो है ही, मतलब कौन सा नहीं है, माइनस। तो किसी घटना की प्रायिकता नहीं कब हो सकती है, जब 0 और 1 के बीच में हो रहे है ना। देखिए माइनस तो 0 और 1 के बीच में नहीं, बाहर लिमिट हो गया, ठीक है। एक आखिरी क्वेश्चन जो है 40 नंबर क्वेश्चन, 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है, रेशमा की जीतने की क्या प्रायिकता है। मान लेते हैं टोटल जीतने की प्रायिकता 100% है, ठीक है। 100% का मतलब अगर नंबर में बोलेंगे तो 1 है, 1 है टोटल। अच्छा 1 का दे दिया कितना 0.62, तो दूसरा कितना जाएगा, 1 से घटा देंगे ना, जो बचा और 1 में कितना बचा और 0.38 ना बचेगा, 0.38। जरा देख लीजिए 0.62 टोटल तो 1 होता है ना, और 0.38, 8 2 10 6 3 9 कितना हो गया, 10 के 0 1, 1.00 मतलब 1, कौन सा हो गया, ऑप्शन बी, ठीक है। तो ये टोटल 40 क्वेश्चन हो गया, ये सेट 1 का है, ठीक है, जो कोडरमा द्वारा निकाला गया था प्रोजेक्ट रेल के नाम से, मॉडल क्वेश्चन पेपर 2023 में, ठीक है, इसी साल एग्जाम से पहले ये निकाला गया था। तो सेट 1 हो गया, नेक्स्ट बार जो लोग देखेंगे वो सेट 2 देखेंगे, ठीक है।